तो कल हमने आपका जो था सेल साइकिल वाले में इंटरफेस कंप्लीट कर लिया था और माइटोसिस के बारे में भी हल्का हल्का डिस्कस किया था कि इसके कौन कौन से फेज होते हैं। आज हम जो आपका एम फेज है सेल साइकिल का माइटोसिस उसको ही यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, कल वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो सबसे पहले तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, मतलब जो अमाउंट है डीएनए का, वो सेल साइकिल के कौन से वाले फेज में जाके डबल होता है? एस। ठीक है, वेरी गुड। सबने सही आंसर दिया है। कौन सा वाला फेज होता है? एस फेज होता है सेल साइकिल का, जहां पर अमाउंट जो है डीएनए का वो क्या होता है, डबल होता है। अच्छा ये बताइए, जो ये अमाउंट जो है डीएनए का डबल हो रहा है, ये कौन सी ऑर्गेनेली में होता है? उस ऑर्गेनेली का नेम क्या है जहां पे डीएनए का अमाउंट डबल होता है? वेरी गुड, कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। अच्छा, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एस फेज में ही एक और ऑर्गेनेली है, वो भी डुप्लीकेट करती है। उस ऑर्गेनेली का नाम क्या है और लोकेशन क्या है, ये भी आपको बताना है। नहीं अमनजोत, आप गलत बता रहे हो। पहले तो आप मुझे उस ऑर्गेनेली का नेम बताइए। एस फेज में एक और ऑर्गेनेली है, वो भी वहां पर डुप्लीकेट करती है। उसका नेम क्या है और लोकेशन क्या है? बताइए, सारे बच्चे आंसर दीजिए। दिव्यम, कोमल, परिणीति, स्वागत। हाँ, कहाँ पे होता है आपका? ठीक है परिणीति, आपने सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। दिव्यम, स्वागत, बताइए। हाँ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो प्लीज आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जब हमारे पास सेल साइकिल का एस फेज होता है, दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार सेल साइकिल को, अगर उसमें कोई भी आपको डाउट है तो। कल हमने इसी की बात की थी कि हमारे पास जो है सेल साइकिल की वो टू फेज होते हैं। एक हमारे पास इंटरफेज होता है और इंटरफेज के बाद एक हमारे, ये पूरा इंटरफेज है G1S से लेके आपको G2 तक। उसके बाद सेकंड होता है एम फेज। जो हमारा G1 फेज है उसमें ओनली सेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। मान लेते हैं यहाँ पे सेल ऐसा था, यहाँ पे काफी बड़ा हो जाएगा। और एस फेज में क्या होता है, जो अमाउंट जो होता है डीएनए का डबल हो जाता है। लेकिन वो प्रोसेस कहाँ चलता है? न्यूक्लियस में। उसके अलावा सेंट्रियोल है, उसका भी डुप्लीकेशन होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। G2 में अगेन सेल का साइज ही बड़ा होता है और सेल का साइज बड़े होने के साथ साथ वो प्रिपरेशन करता है किसके लिए? एम फेज में जाने के लिए वो प्रिपेयर होता है। तो आज हम इस एम फेज के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है? आज हमें इस पोर्शन को कंप्लीट करना है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, एनाफेज, टेलोफेज और आपका साइटोकाइनेसिस। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको दोबारा थोड़ा सा पहले यहाँ पे कुछ आगे बेसिक्स क्लियर करवाना चाहती हूँ कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे और प्लीज इसको ध्यान से समझना। आप यहाँ पर जो ये फोटो देख पा रहे हो, ये क्या है? कैरियोटाइप है ह्यूमन बीइंग का। अब ये कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है? कैरियो का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं।
तो न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से मतलब वहां पे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमें वही बताता है। तो आप सबको पता है कि ह्यूमन बींग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर। सबको इसके बारे में पता है। और 23 पेयर का मतलब क्या है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप यहाँ पे जो ये फोटो देख पा रहे हो, आप सबको यहाँ पे ये 46 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और सारे क्रोमोसोम आपके पेयर में है। तो 23 पेयर आप काउंट कर लो 1 से लेके यहाँ पे, ये आपका 22 पेयर है। और यहाँ पे लास्ट वाला ये आपका 23 पेयर है, 23। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो कैरोटाइप है ये हमारे पास ह्यूमन मेल का है। आप बोलोगे अब हमें कैसे पता चला कि ये मेल का है? तो देखिए, ये हमारे पास जो 22 पेयर होते हैं, ये तो मेल हो या फीमेल हो सब में सेम ही होते हैं। ये जो लास्ट पेयर होता है ये डिफरेंट होता है। अगर फीमेल होती यहाँ पे XX लिखा होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है एक X है, दूसरा है Y। इट मीन्स ये कैरोटाइप किसका है, ह्यूमन मेल का है। और 23 क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे जो जो चीजें बताऊंगी प्लीज आप उसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अभी हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बताऊंगी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और सेकंड है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है। अब ये देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है क्रोमोसोम का, अब सबको पता है ये पेयर में क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, पहला जो पेयर है, इसमें से एक क्रोमोसोम मदर से आया है। जो मदर से आया उसे कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, और वन क्रोमोसोम फादर से आया है उसे हम कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। इसीलिए ये क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास ये जो दोनों क्रोमोसोम है ना, पहला पेयर, इसी को ही कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब हम इसको होमोलोगस क्यों बोलते हैं, पहले भी हमने बात की थी कि मान लेते हैं, जस्ट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास इसकी कुछ यहाँ पे पोजीशन असाइन कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास ये फर्स्ट पेयर है क्रोमोसोम का, जो मदर वाला है, इसका जो फर्स्ट पोजीशन है वो हमारे हेयर की कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है ना, पैटर्नल, इसका जो फर्स्ट नंबर पोजीशन होगा ये भी हमारे हेयर की कलर को ही कंट्रोल करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक पोजीशन ले लेती हूँ, ये हमारे पास थर्ड नंबर पोजीशन है। तो मदर ने जो मुझे क्रोमोसोम दिया है, अगर थर्ड नंबर पोजीशन मेरे आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो फादर ने जो मुझे क्रोमोसोम दिया है ये भी मेरे आई के कलर को ही कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर इनका जो पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर वो क्या है, सेम है। होमो का मतलब होता है, होमो मतलब होता है सेम, एंड लोगस का मीनिंग होता है पोजीशन। सेम पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, यहाँ पे करेक्टर की, कि जिस करेक्टर को ये कोड करते हैं। क्रोमोसोम्स के पास ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी की, कि किसने क्या क्या बनना है। तो इसीलिए इसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ओनली वन पेयर को। सेकंड भी अपने आप में होमोलोगस है, थर्ड भी अपने आप में होमोलोगस है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, लेकिन आपस में ही होमोलोगस नहीं है। अगर मैं पहले क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर का सेकंड पेयर से कंपैरिजन करूं तो इसे कहते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसको हम नॉन होमोलोगस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये जो मदर से आया क्रोमोसोम था या फादर से, फर्स्ट वाला, ये यहाँ पे हेयर के कलर को कर रहा था। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्रोमोसोम होगा, मान लेते हैं इसकी भी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे, मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे, हो सकता है ये हमारी हाइट को कंट्रोल कर रहा हो। तो यहाँ पे दोनों की पोजीशन क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। इसीलिए फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर आपस में क्या है, नॉन होमोलोगस है। लेकिन ये जो पहला जो फर्स्ट पेयर है आपस में ही होमोलोगस है, सेकंड पेयर भी आपस में होमोलोगस है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन किसी भी और से करेंगे, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, किसी भी से भी करेंगे, तो वो कैसे होंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए, आपको होमोलोगस क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस क्या होते हैं, इसके बारे में समझ आया, इसमें कोई भी डाउट है? 23 पेयर क्या है, होमोलोगस है, आपस में ये सारे नॉन होमोलोगस है। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, होमोलोगस से नॉन होमोलोगस क्लियर है? ओके। अगर आपको अब ये वाला पोर्शन अगर आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके।
अब ऐसे ये भी हम कर ही चुके हैं। अब हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो इंटरफेस होता है, कौन कौन सी इसमें स्टेजेस आती है? सबसे पहला कौन सा आता है? G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर हमारे पास G2 फेज आता है। और कल से हम बार-बार, कल से क्या 2-3 क्लासों से हम यही बार-बार पढ़ रहे हैं कि हमारा जो S फेज होता है सेल साइकिल का, वहां पर जो अमाउंट है, किसका? अमाउंट ऑफ DNA, वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। अब यहाँ पे कैसे डबल होता है उसको समझते हैं यहाँ पे। और पहले क्या कंडीशन होती है? G1 में क्या कंडीशन होती है? S1 में क्या कंडीशन होती है? अब यहाँ पर मैं ओनली आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ कि G1 में जो आप यहाँ पे सारे क्रोमोसोम देख रहे हो ना, हमारे एक सेल के अंदर, और सेल के अंदर भी कहा न्यूक्लियस के अंदर हमें ऐसे नजर आते हैं। बट मैं आपको पहले से बता दूं, एक्चुअल में ऐसे नजर नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना आप इसको यहाँ पे कॉम्पैक्टली देख पा रहे हो ना, कितने अच्छे तरीके से आपको विजिबल है, ऐसे नहीं होते हैं। बहुत ही पतले से होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक होते ऐसे ही हैं, लेकिन इतने कंडेंस फॉर्म में नहीं होते। यहाँ तो आप अच्छे तरीके से बता पा रहे हो कि ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, तो हमारे पास ये सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लास्ट कौन सा है, पहला कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा है। होते पेयर में ही है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, ऐसे होते हैं, बिल्कुल ही धागे से होते हैं, धागे की तरह होते हैं। ऐसा होता है G1 फेज में। अब यहाँ पर क्या होता है, हम G1 फेज में क्या इस तरीके से है, कितने पेयर है? 23 पेयर है क्रोमोसोम का। अब ये जितने भी पेयर हैं 23 के 23, जैसे ही एस फेज में गया हमारा सेल, सारे के सारे क्रोमोसोम के अंदर का जो डीएनए है वो क्या कर जाता है? डुप्लीकेट कर जाता है, जो आप यहाँ पे इस फोटो में देख पा रहे हो, ये वाली फोटो। अब प्लीज इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि हम यहाँ पे क्या चीज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ये पहला क्रोमोसोम देखो, अभी अगर मैं इसको बाहर निकाल के देखू ना यहाँ पे, तो ये क्रोमोसोम हमारे पास इस तरीके से है। फर्स्ट पेयर जो है क्रोमोसोम का, ये वाला मैंने इसको यहाँ पे दिखाया। और जैसे ही एस फेज हुआ, एस फेज के बाद देखिए जो हमारे पास फर्स्ट पेयर था, कौन से क्रोमोसोम है? अब हम यहाँ पे ओनली क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, अब हम साथ में कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो G1 फेज में तो मेरे पास ऐसे थे होमोलोगस क्रोमोसोम, सारे ऐसे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से लेके यहाँ पे 23 तक। लेकिन एस फेज में क्या हुआ, जो मेरा ये पहला पेयर था, इसने क्या काम किया, दोनों के दोनों क्रोमोसोम क्या कर गए? डुप्लीकेट कर जाते हैं इस तरीके से, जो आप यहाँ पे इस फोटो के अंदर देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए बीच में एक कंस्ट्रक्शन है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और यहाँ पे देखिए इसकी को 2 आर्म्स हो चुकी है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम की, मैटरनल वाले की भी, पैटर्नल वाले की भी। लेकिन अभी भी आपस में होमोलोगस ही है। यहाँ पर देखिए आपस में ये भी होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है। यहाँ पर भी क्रोमोसोम 2 है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम 2 है। कोई क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। फर्क कहाँ पे आया है? क्रोमोसोम किससे बनते हैं? डीएनए से, जो इसके ऊपर कंटेंट है वो यहाँ पर डबल हो गया है। तो यहाँ पर G1 में हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, और जब एस फेज होगा सेल साइकिल का, तो हमें यहाँ पे इस तरीके के क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं, क्रोमोसोम्स की आर्म को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम की आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमेटिड। तो यहाँ पे मैं आपको अगेन अब ओनली मान लेते हैं, ये क्रोमोसोम था मैटरनल, फर्स्ट पेयर ही है, और सेकंड क्रोमोसोम ये था हमारे पास पैटर्नल। कौन से वाले फेज में है? G1 फेज में है। ये जो आर्म्स है क्रोमोसोम्स की, इन आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड। अब जैसे ही मेरा ये वाला क्रोमोसोम एस फेज में गया, ये मैटरनल वाला इसने भी 2 कॉपी बना ली। ये कौन सा है? ये मैटरनल है। और जो फादर वाला था, उसने भी यहाँ पे अपनी जैसी क्या कर ली? डुप्लीकेट हो गया। लेकिन ये कौन से क्रोमोसोम है? ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम थे, और ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इसका जो साथ वाला होगा ना, ये भी सेम वही चीज कर रहा है। ये सारे के सारे ऐसे ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो आर्म से क्रोमोसोम की हमने क्या कहा था, ये क्या सिस्टर क्रोमेटिड है, सॉरी ये क्या क्रोमेटिड है, रियली सॉरी। अब यहाँ पे ये जो मदर वाला क्रोमोसोम है, मदर वाला, इसने भी अपनी 2 क्रोमेटिड बना ली। फादर से जो आया पैटर्नल क्रोमोसोम था, उसने भी 2 कॉपी बना ली। अब ये जो मदर ने जो यहाँ पे अपने क्रोमेटिड की 2 कॉपीज बनाई, इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये जो नीचे वाली है, ये भी आपस में कैसी क्रोमेटिड है? ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है।
जो फादर वाली पैटर्नल वाली ये दो क्रोमेटिड है, ये आपस में भी सिस्टर क्रोमेटिड है। ये जो नीचे वाली है ये आपस में भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। और कौन सा क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन अगर मैं इस मैटरनल क्रोमोसोम का पैटर्नल क्रोमोसोम की क्रोमेटिड से कंपैरिजन करूं, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। यहाँ पे देखिए, देखिए अगर आपको भी यहाँ पे समझ में नहीं आया है, एक मिनट वेट। मैंने क्या कहा, ये मैटरनल वाला था, ये मैटरनल वाला है। आपस में दोनों कैसे हैं, आपस में दोनों है सिस्टर क्रोमेटिड। ये फादर वाला है, आपस में कैसे हैं, ये भी आपस में है सिस्टर क्रोमेटिड। ये नीचे वाले भी आपस में कैसे हैं, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। और ये नीचे वाले ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर मैं इस मैटरनल वाली क्रोमेटिड का, मान लेते हैं ये मैटरनल वाली थी और ये पैटर्नल है, फादर वाली है, तो अगर मैं मैटरनल वाली क्रोमेटिड का पैटर्नल वाले क्रोमेटिड से कंपैरिजन करूं इन दोनों का आपस में, तो ये आपस में है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सिस्टर क्रोमेटिड भी है और यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी हैं। समझ आया आपको इसके बारे में, सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर में आपको डिफरेंस समझ आया। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी गया है, अगर आप यहाँ पे इसको रीड करो, पेयर है होमोलोगस डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का। होमोलोगस क्रोमोसोम थी लेकिन अब ये यहाँ पर क्या हो चुके हैं, डुप्लीकेट हो चुके हैं। और यहाँ आपस में क्या है, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है और बीच में कॉन्स्ट्रक्शन है सेंट्रोमियर। लेकिन यहाँ पे बस इन्होंने ये चीज मेंशन की, ये तो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर, ये भी सिस्टर, लेकिन ये दोनों आपस में है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बताइए आपको समझ आया इसके बारे में, सिस्टर और नॉन सिस्टर में कंपैरिजन समझ आया। होमोलोगस नॉन होमोलोगस तो आपने कहा आपको समझ में आ गया, सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्लियर हुआ। दिव्यम आपको समझ आया? ठीक है, अगर आप सबको समझ में आ गया तो प्लीज अब इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखना, अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी जब हम आपका ये माइटोसिस के सारे फेस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से फिर कोई भी वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये जो माइटोसिस है उसके टोटल कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। पहला फेज होता है ये वाला, इस फेज को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड सेकेंड फेज आता है साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में टोटल 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहली है प्रोफेज, सेकेंड में आता है मेटाफेज, एनाफेज, लास्ट में है टीलोफेज। अब ये देखिए प्रोफेज किसके बाद स्टार्ट हुई है, इंटरफेज के G2 के बाद स्टार्ट हुई है ना, इसको कोई डाउट तो नहीं है इसमें। इंटरफेज में सबसे पहले G1 था, S था, G2 फिर आपका M फेज स्टार्ट हो जाता है। M में सबसे पहले प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज और लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बाद दोबारा G1 फेज। तो G2 के बाद अब हमारा सेल कहां पे एंटर करेगा, इस प्रोफेज में एंटर करने वाला है। ठीक है, और इस कंडीशन में जब हमारा सेल G2 वाली कंडीशन में है तो वहां पर सारे क्रोमोसोम्स कैसे हैं, डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। हमें वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड भी नजर आएंगी और हमें वहां पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भी नजर आएंगी, और सारे हमें वहां पे होमोलोगस एज वेल एज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी नजर आएंगे। ठीक है, अब प्लीज यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना वन बाय वन। अब यहाँ पे जो आप हमारे पास जो सबसे पहला डायग्राम दिया है वो किसका दिया है, G2 ऑफ द इंटरफेस। अब यहाँ पे G2 मान लो आप, या फिर आप उसका ही मान लो, S का मान लो, एक ही बात है। अब इंटरफेज में G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। यहाँ पे जो ये वाली जो पिक्चर दिखाई गई है आपके पास कंबाइंड पिक्चर है। अब यहाँ पे देखिए अभी अभी हमने कहा था कि जो हमारे पास क्या होता है, जो एस फेज होता है, हमारे पास ये जो सेंट्रोजोम होते हैं, और ये सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन द एनिमल सेल। ध्यान रखना प्लांट सेल में नहीं होते हैं।
तो आप ये भी समझ सकते हो कि अभी जो हम यहाँ पे सेल डिवीजन कर रहे हैं, ये हम आपकी एनिमल सेल में कर रहे हैं, प्लांट सेल में नहीं कर रहे हैं, बट दोनों में सेम ही होती है, बस इसका फर्क होता है कि वहां पे सेंट्रोजोम नहीं होते हैं। बाकी पूरा सेल डिवीजन सेम ही रहता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सारी चीजें वही है। अब ये देखिए हमारे पास जो सेंट्रोजोम होता है, कितने सेंट्रियोल है? 2 है। देख, एक ये वाला, एक ये वाला, सबको नजर आ रहा है अच्छे तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए क्रोमोसोम देखिए, जैसे अभी अभी मैंने आपको कहा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास इंटरफेस में, वो आपके इस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वो इस तरीके से होते हैं, आपके आपके धागे की तरह होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। हम इनको ये कह सकते हैं कि आपके कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जो कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? अनकंडेंस्ड। कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होते, ऐसे होते हैं मेरे धागे की तरह। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है हमारे पास प्रॉपर, बीच में न्यूक्लियोलस भी है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये क्रोमोसोम्स है। लेकिन जब हमारा सेल ये इंटरफेस से प्रोफेज में जाता है, मतलब इंटरफेस से प्रोफेज में गया, G2 से प्रोफेज में गया, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, प्रोफेज में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इंटरफेस में क्या हुआ था? सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर गए थे साइटोप्लाज्म में, तो आप देख सकते हो दो दो सेंट्रियोल नजर आ रहे हैं आपको। सेंट्रियोल का अमाउंट क्या हो गया यहाँ पे? डुप्लीकेट हो गया है, उनका नंबर यहाँ पे बढ़ चुका है। सबको नजर आ रहा है यहाँ पे? ये देखिए, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, मतलब सॉरी, एक सेंट्रोसोम यहाँ पर है, एक सेंट्रोसोम यहाँ पर है, और इनके अंदर दो दो सेंट्रियोल, एक ऐसा, एक ऐसा, एक यहाँ पे, एक ऐसा, और यहाँ पर भी देख सकते हो एक इस तरीके से था। परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के सेंट्रियोल जो है सेंट्रोसोम के अंदर। तो ये देखिए हमारे पास जो सेंट्रियोल था सेंट्रोसोम के साथ, वो आपका डुप्लीकेट यहाँ पर हो गया था। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं, एक सर्कल मान लेते हैं, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में एक हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, एक हमारे पास साउथ पोल होता है, और जो बीच वाला होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो ये भी पोल रीजन होता है, ये भी पोल होता है, और साइड में इक्वेटर रीजन होते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जो सेल है ना, इसको भी हमने कुछ यहाँ पे पोल की बेसिस पे डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो सेल है इसकी दो साइड है, ये हमारे पास, सॉरी, ये सेल की दो साइड है, इसको हम इक्वेटर मान लेते हैं, इसको भी इक्वेटर मान लेते हैं, इसको पोल मान लेते हैं, ये वाला रीजन, और ये भी पोल है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम थे इंटरफेज में, जैसा ही वो प्रोफेज आया, आपकी वो क्या कर रहे हैं? ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, ये आपके पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? पोल की तरफ ये मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों एक साथ में थे, और यहाँ पे ये पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे, पहले धागे जैसे थे, थ्रेड लाइक थे, ये भी आपके कंडेंस हो गए। देख पा रहे हो अच्छे तरीके से, यहाँ पे कंडेंस हो चुके हैं प्रॉपर। आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। यहाँ तो आप इनको देखकर बता भी नहीं पा रहे थे कि ये क्रोमोसोम्स है कि क्या है, लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन काफी अच्छे तरीके से हो गया है। और ध्यान से आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक है, एक है, और सबके पास हमें क्या नजर आ रहा है? टू आर्म्स नजर आ रही है। टू आर्म्स का मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पे क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स आ गए हैं। और सिस्टर क्रोमेटिड्स कब नजर आते हैं? इंटरफेस के बाद ही नजर आते हैं। ये नजर आ रहा है आपको? ये देखिए टू आर्म्स है, नजर आ रही है सबके अंदर, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। और आपस में हो सकता है कि इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स क्या होमोलोगस हो, नॉन होमोलोगस भी होंगे बहुत सारे। अब यहाँ पे प्रोफेज में क्या हुआ? पहली चीज तो, जब हमारा सेल इंटरफेस से प्रोफेज में जाता है, तो क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है? जो हमारा सेंट्रोसोम है, वो आपका पोल की तरफ जाना शुरू करता है। यहाँ पे देखिए दोनों पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये बाहर वाली, ये आपकी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। डिसअपियर मतलब ये आपका टूटना शुरू हो जाती है, और क्रोमोसोम्स आपके और ज्यादा कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और जब प्रोफेज का एंड होता है, तो प्रोफेज के एंड पे ही क्या शुरू होगा? मेटाफेज शुरू होगा। तो मेटाफेज से जो पहले वाला इवेंट है, प्रोफेज के एंड वाला और मेटाफेज के शुरू वाला, उसे कहते हैं प्रो मेटाफेज इवेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ? प्रोफेज के एंड तक आते आते दोनों के दोनों सेंट्रोसोम कहां पर आ चुके हैं? पोल पर आ गए हैं। ये पोल ही है। और हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अब ध्यान से देखिए सारे क्रोमोसोम्स। अब जो सेंट्रोसोम है, अब अच्छे तरीके से रिलेट करिए, जब हमने आपका सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोल वाला पार्ट किया था, हमने क्या कहा था कि जो सेंट्रोसोम होता है वहां से क्या राइज होते हैं? माइक्रो
टिब्यूल अराइज होते हैं, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको ये नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो ये सेंट्रोजोम है यहाँ पे देखो धागे से निकल रहे हैं, इन धागों, और ये धागे किसके बने हुए हैं, माइक्रोटिब्यूल के बने हुए हैं, और इन धागों को हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये धागे आपके अराइज हो रहे हैं, ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं, इन क्रोमोसोम्स की तरफ जा रहे हैं। और जो ये क्रोमोसोम्स की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास देखिए ये एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम है सारे के सारे, और सारे कैसे क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, सॉरी इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, सबको पता है सेंट्रोमेयर कहते हैं। और सेंट्रोमेयर की साइड में एक प्रोटीन की बनी हुई बॉडीज होती है, बताइए उन बॉडीज को क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर के साइड में प्रोटीन का बना हुआ बॉडी या प्रोटीन की बनी हुई एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, क्या कहते हैं उनको हम, उन्हें हम कहते हैं, बिल्कुल उन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर, क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये सेंट्रोसोम के, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हल्का सा, यहाँ पे डार्क सा नजर आ रहा है यहाँ पे हर जगह कि साइड में, सेंट्रोमेयर के साइड में कोई डार्क कलर की बॉडीज है, इन्हीं को ही कहते हैं काइनेटोकोर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो रहे हैं ना यहाँ पे, और स्पिंडल फाइबर्स किसका बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, ये इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाता है। अब देखिए इस पोल से जो स्पिंडल फाइबर अराइज हो रहा है, ये भी इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहा है, क्योंकि एक सेंट्रोमेयर के बाद दो काइनेटोकोर है, और जो यहाँ से अराइज हो रहा है वो भी यहाँ पे इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहा है। सब में देखिए यही हो रहा है, इन्होंने यहाँ पे इस काइनेटोकोर के साथ अटैच करना शुरू कर दिया है, और जितनी भी हमारी ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट होगी पूरी की पूरी टूट गई है। इसका मतलब आप समझ में आ रहा है आपको कि न्यूक्लियस के अंदर जितना भी कंटेंट था वो आपका सारा का सारा आपका साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो गया है पूरी तरीके से, सब कुछ यहाँ पे कुछ भी ये भी आपको विजिबल नहीं है, ओनली हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर कंटेंट ही है, और वो भी कौन है, क्रोमोसोम्स है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, प्रोफेज में क्या होता है, बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलिस होती है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, वो सारी की सारी डिसअपियर हो जाती है इस प्रोफेज में। क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, सारी ऑर्गेनेलिस डिसअपियर हो गई है, और क्रोमोसोम्स हमारे कंडेंस होना शुरू हो गए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम्स हमारे पास थे, जितने भी क्रोमोसोम्स थे, हाईली कंडेंस हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जो कंडेंसेशन होता है और हमें जो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं वो आपकी मेटाफेज प्लेट पर ही होते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी हम क्रोमोसोम को स्टडी करना चाहते हैं तो हम जब भी उसका कौन सा वाला फेज होता है, मेटाफेज में ही हम उनको स्टडी करते हैं, क्योंकि हम उसका एक एक स्ट्रक्चर देख पाते हैं। जो भी आपने वहां पे कैरोटाइप देखा था वो भी हमारे पास मेटाफेज वाला ही था। ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे, अब देखिए ये कौन सा रीजन है, ये पोल है, ये भी पोल है, और ये कौन सा, ये इक्वेटर रीजन है ना, इक्वेटर है, ये भी इक्वेटर है। तो सारे क्रोमोसोम्स आप देख रहे हो, एक हमारे पास पूरी की पूरी प्लेट पे राइज हो गए, पूरी प्लेट पे लाइन हो गए। इस प्लेट को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, और इसी को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं और इसको हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। सारे क्रोमोसोम, और ये कैसे क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो क्या लाइन हो गए आपके, कैसे लाइन हो गए, इक्वेटोरियल लाइन पर या मेटाफेज प्लेट पे। और इनमें ध्यान से देखिए, जितने भी काइनेटोकोर थे, एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमेयर होता है, और एक सेंट्रोसोम के पास दो दो काइनेटोकोर होते हैं। तो दो दो काइनेटोकोर देखिए, एक पोल से एक स्पिंडल फाइबर आ रहा था, दूसरे पोल से दूसरा स्पिंडल फाइबर आ रहा था। तो इन दोनों ने यहाँ पे क्या क्या करके रखा है, यहाँ पे इस काइनेटोकोर के साथ वो आपका अटैच हो गया है, कौन, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गए हैं, जो आपके अलग अलग पोल से आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम को दोनों पोल के स्पिंडल फाइबर ने पकड़ कर रखा हुआ है यहाँ पे, कब, आपके मेटाफेज में। अब इसके बाद हमारे पास आती है एनाफेज वाली स्टेज, उसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, अब तक क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6। जस्ट अगर अभी अगर हम ओनली स्लाइड को देखें, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर है 6। अब एनाफेज में क्या होता है, हमारे पास ये देखिए जो स्पिंडल फाइबर जो जिन्होंने काइनेटोकोर को पकड़ा हुआ था, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम को पकड़ा हुआ था विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर, तो वो क्या करते हैं,
ये जो स्पिंडल फाइबर है इसको यहाँ पे खींचने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ। ये देखिए ये वाला, ये ये स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ खींच रहा है पोल की तरफ, और ये अपनी तरफ खींच रहा है। और जब खींचता है ना, ये पता है क्या करता है, यहाँ पे जो एक सेंट्रोसोम होता है यहाँ पे, उस सेंट्रोसोम को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। और कब तोड़ता है? एनाफेज में आके। तो जैसे ही तोड़ता है, सेंट्रोमेयर की यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इस सेंट्रोमेयर ने किसको कनेक्ट करके रखा हुआ था? ये देखिए सेंट्रोसोम बीच में है, किसको कनेक्ट करके रखा हुआ था? सिस्टर क्रोमेटिड। ये सिस्टर क्रोमेटिड थे, ये देखिए आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। तो जब यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर टूटा, तो टूटने की वजह से यहाँ पे कौन सेपरेट हो गए? जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड थी, ये आपस में सेपरेट हो गए। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से कंडीशन हुई। तो सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो गया। कब? एनाफेज में आकर। और इनको कौन पोल की तरफ खींच रहा है? ये स्पिंडल फाइबर्स अपनी तरफ इनको खींचने का काम कर रहे हैं। किधर की तरफ? पोल की तरफ। कब? एनाफेज में। सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट में आके अलाइन हो गए थे। कब? मेटाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रोमेयर था वो आपका टूट गया, स्प्लिट हो गया, और यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड आपकी जब ब्रेक हो गए यहाँ पे, तो वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। और कहाँ की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं? पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। और एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे आपके पोल की तरफ चले गए। अब देखिए, अभी अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक ही सेल है, यहाँ पर भी एक ही सेल है। अब यहाँ पर एनाफेज में आके अब देखिए सबके पास अपना अपना सेंट्रोमेयर है, सबके पास अपना अपना सेंट्रोमेयर है। तो अब आप मुझे बताइए, मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम्स हैं, एनाफेज में कितने क्रोमोसोम्स हैं? क्रोमोसोम्स का मुझे नंबर बताइए सबसे पहले तो आप। मेटाफेज और एनाफेज में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना कितना है? गुड गुड गौरी, गुड, स्वागत, आपने भी एकदम सही आंसर दिया है। गौरी, एनाफेज में 8 है? सीरियसली? परनीति, मृदुल, स्वागत, आपने सही आंसर दिया है। कोमल ने भी सही दिया है। गौरी बताइए, कोमल, क्या मेटाफेज में आपको 12 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं? गौरी बताइए, एनाफेज में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? दिव्यम, आप भी आंसर दीजिए। अमनजोत, आपने भी सही आंसर दिया है। एनाफेज में कितने होंगे? हाँ जी। गौरी, 6 कैसे होंगे? चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बताती हूँ। कोमल, आपको मेटाफेज में आपको 12 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं आपको मेटाफेज में? आपने ही ना चीजों को ध्यान से सुना नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि प्लीज ध्यान से उन चीजों को सुन लीजिए आप पहले। और आपका सेशन भी एंड होने वाला है, प्लीज रीज्वाइन कर लेना। दिव्यम बताइए, मेटाफेज और एनाफेज में आपको यहाँ पे कितने कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं? यहाँ पे देखिए ना, मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम है? मैंने कहा था जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने क्रोमोसोम्स होते हैं। मेटाफेज ये देखिए, एक सेंट्रोमेयर यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।
तो कितने क्रोमोसोम हो गए मेटाफेज में? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, मैम तो यहाँ आवाज पे 6 क्लियर क्रोमोसोम नहीं आ हुए। रही आपकी। लेकिन एनाफेज में सेंट्रोमेर आपका स्प्लिट हो गया, टूट गया। तो टूटने की वजह से देखो इसको अपना सेंट्रोमेर मिल गया, इसको अपना अपना अपना, सबको अपना अपना सेंट्रोमेर मिल गया है। तो यहाँ पर 12 नहीं होंगे फिर? यहाँ पे एनाफेज में क्रोमोसोम 12 है, क्योंकि जितने सेंट्रोमेर उतना ही क्रोमोसोम का नंबर। यहाँ पे 6 है, क्योंकि सेंट्रोमेर एक ही है। नो डाउट यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं। एनाफेज में ही तो क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर भी तो डबल करना ना, अगर हमें सेल की डिवीजन करनी है। इक्वल इक्वल न्यूक्लियस, इक्वल इक्वल क्रोमोसोम ही देने सबको। समझ में आया आपको? कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। ये देखिए, ये वाला कल किया था ना हमने, ये वाली स्लाइड भी की थी आपकी, कि हमारे पास ये जो एनाफेज होता है, वहां पे आपकी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं आपस में, और यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है एनाफेज में आके। अब तक कहीं पर भी क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ है, पर सेल क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है एनाफेज में आके।